यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से भीषण जंग जारी है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपने हमले नहीं रोक रहा। रूस बार बार यूक्रेन से हथियार डालने की बात कह रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अडिग हैं और वो अंत तक लड़ने की हुंकार भर रही हैं। आज चौथे दिन भी रूस मिसाइल और रॉकेट दाग रहा है। रूसी सेना धीरे धीरे राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। रूसी फौजों ने कीव की घेराबंदी कर ली है और गोलीबारी की जा रही है। तो वहीं रूसी सैनिक यूक्रेन के खार्किव में दाखिल हो चुके हैं और इतना ही नहीं, वहां रूस ने सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाटो ने भले ही उसे युद्ध में अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है। उसे हथियार के साथ आर्थिक मदद देने के लिए हाथ उठ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि पुतिन के लिए ये राह आसान नहीं है। युद्ध लंबा खिंच सकता है। उधर रूस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर चारों ओर से घातक प्रहार करने की योजना बनाई है। तो लगातार जो वॉर है वो चल रहा है। रूस मिसाइलें दाग रहा है। सेना जो है वो कीव में घुसने की कोशिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि आज शायद कीव को घेर लिया जाए। राजधानी है यूक्रेन की। वहीं राष्ट्रपति यूक्रेन के वो कहते हैं कि अभी तक यूक्रेन के नियंत्रण में कीव है और हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि रूस के सैनिक जो हैं उनको खदेड़ा जाए। वहीं रूस का ये कहना है कि हमने बातचीत की कोशिश यूक्रेन से की लेकिन नहीं कर रहा, और अब ये अपडेट भी आ रहा है कि प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है रूस की तरफ से, बातचीत होगी। तो जंग के बीच रूस की बातचीत की पेशकश, बेलारूस के गोमेल में बातचीत का प्रस्ताव रखा है। बेलारूस में यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है रूस। वार्ता के लिए रूस ने पहले रखी थी सरेंडर की शर्तें, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत से इनकार किया। कहा कि बेलारूस में बातचीत संभव नहीं है। पोलैंड, हंगरी या तुर्की में रूस से बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने भी शर्त रखी है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बातचीत हो सकती है। वो पोलैंड, हंगरी या तुर्की में कहते हैं कि रूस से बातचीत हो। तो वहीं बेलारूस में बातचीत के लिए रूस कह रहा है, प्रतिनिधिमंडल जो है वो भेजने के लिए कह रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं कल रूस का ये कहना था कि जब हम बातचीत करने के लिए कह रहे हैं तो यूक्रेन जो है वो बातचीत नहीं करना चाह रहा है। इन सब के बीच में जो यूरोपीय कंट्री हैं वो मदद की कोशिश कर रही हैं, यूक्रेन के साथ खड़ी हैं। वहीं जापान भी कह रहा है कि अब यूक्रेन का साथ देना चाहिए। जो G7 देश हैं वो वार्ता करें, वो मदद करें। वहीं यूरोपीय जो देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी हथियार हो, चाहे मेडिकल सेवा हो, वो अलग अलग देश अलग अलग तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसे में रूस के लिए भी थोड़ी स्थिति चिंताजनक बनती हुई, क्योंकि नाटो देश तो चाहे पीछे हट गए हों, लेकिन और जो देश हैं वो अब यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि चौथा आज दिन है, 3 दिन से यूक्रेन जो है वो लगातार लड़ रहा है। यूक्रेन की सेना रूस की सेना से लगातार दमखम ले रही है, लोहा ले रही है। ऐसे में अब और जो देश हैं वो इस स्थिति को देखते हुए वो यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए चाहे सीधे तरीके से नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, लेकिन कूटनीति तौर पर कहें कि पैसे की उपलब्धता करवाना या फिर हथियारों को उपलब्ध करवाना, मेडिकल सेवा देना, क्योंकि अभी स्थिति यूक्रेन की बिल्कुल साफ नहीं है कि कितने लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है, कितने लोग जो रूस की तरफ से धमाके किए जा रहे हैं उसमें मरे हैं। तो वहाँ पर ये सर्विसेज पहुँचाना और इनडायरेक्टली वे में उनकी सहायता करना की जा रही है। और हमारे साथ अनुपम जेटली, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। और अब लगातार अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध में यही आ रहा है कि दूसरे देश जो हैं वो यूक्रेन की सहायता करना चाह रहे हैं। रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जहां पर वो तैयार है वो यूक्रेन वहां बातचीत नहीं करना चाहता। क्या आप स्थिति देखते हैं? क्या कीव में आज नियंत्रण में रूस की सेना नियंत्रण में ले लेगी कीव को? देखिए, जहां तक मेरा सोचना है, हो सकता है आज शाम तक कीव नियंत्रण में ना आए, हो सकता है कल आए। ये इस पर निर्भर करता है कि वहां पर जितनी पॉपुलेशन है, जितनी आवाम है, वो भी जो सुनने में आ रहा है उनके सांसदों के साथ
कि वो भी सड़कों पर उतरे हैं और उतरने को तैयार हैं। हो सकता है कुछ घंटे की और या एक दिन की देरी हो। जहां तक बात है नाटो के एलाइज, जैसे नीदरलैंड्स ने 200 मिसाइल दी और बाकी कंट्री पोलैंड और हॉलैंड ये भी अपना इक्विपमेंट देने को तैयार है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नया इक्विपमेंट लेना एक चीज है और उस इक्विपमेंट पर ट्रेनिंग देकर उसका इस्तेमाल करना दूसरी चीज है। उसमें समय लगता है। तीसरी बात कि क्या इतने दिन की लड़ाई के बाद यूक्रेन की सेना में इतनी कुव्वत और क्षमता बची है कि वो नया इक्विपमेंट लेकर रशिया को बहुत समय तक रूस की फौज को रोक सके। ये खाली थल सेना नहीं है, ये वायु सेना है और नौसेना है जिन्होंने चारों तरफ से लामबंदी और घेराबंदी की हुई है। तो समय लग सकता है और अगर हालात ज्यादा बिगड़े, आपने देखा अफगानिस्तान में रशिया भी हार के गया और अफगानिस्तान में अमेरिका भी अभी पिछले साल छोड़कर दिसंबर में गया। तो ये चीजें डिपेंड करता है कि कितनी उन यूक्रेन के लोगों में और वहां के लीडर्स में हिम्मत है कि हम रूस को पूरी तरीके से विनर बनने देंगे या नहीं बनने देंगे। ये कल शाम तक, कल दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि कीव कितनी जल्दी में गिरेगा। कीव का गिरना तय है। जी अनुपम जी, देखिए क्योंकि अब जो कई 28 देश बताए जा रहे हैं जो यूक्रेन की सहायता के लिए आगे आए हैं, ऐसे में फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ब्रिटेन भी है, ये सहायता कर रही हैं। दो सवाल हैं इससे जुड़े कि अगर ये सहायता यूक्रेन की करते हैं तो यूक्रेन के लिए युद्ध कितना मजबूत होगा, क्या उसे वाकई में सहायता मिलेगी? दूसरा ये, क्योंकि अगर इस तरह से देश साथ आ रहे हैं यूक्रेन के, तो रूस के लिए एक प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है और सेनाओं की प्रेशर नहीं, मगर अंतर्राष्ट्रीय जो एक सोच है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी है राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर, उसका प्रेशर बनता है। देखिए जो जितने भी 24, 25, 28 देश ये नाटो का हिस्सा है और नाटो का है कि अगर किसी नाटो के मेंबर पर हमला होता है तो नाटो के सारे सदस्य उसको अपने पर हमला समझेंगे और अपनी सेनाएं उतारेंगे। मगर ध्यान देने की बात है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है और इसीलिए जो बिडेन राष्ट्रपति ने अमेरिका के परसों कहा कि हम अपनी सैनिक यूक्रेन में नहीं उतारेंगे, बाकी आर्थिक, व्यापारिक, दवाओं का या किसी और चीज का जो कि आवश्यकता के लिए चाहिए वहां के जीवन को चलाने के लिए या युद्ध को जारी रखने के लिए, वो सारी लॉजिस्टिक्स जो है वो उसको मुहैया कराएंगे और मुहैया होगी। उससे उसको युद्ध की क्षमता में जरूर इजाफा मिलेगा, परंतु कितने दिन तक? देखिए रूस के पास 4700 के करीब टैंक हैं, जबकि इनके पास 370 टैंक हैं। रूस के पास 375 समुद्री बेड़े के और पनडुब्बी मिला के हैं, इनके पास कुल 70 हैं। तो इनका मुकाबला नहीं हो सकता। यूक्रेन में कीव का गिरना तकरीबन मेरे हिसाब से तय है। ये समय है जो कुछ घंटे या एक दिन, 2 दिन ज्यादा लग सकता है। बिल्कुल। और देखिए अनुपम जी, क्योंकि कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो प्रतिबंध क्या वाकई में रूस को इम्पैक्ट करेंगे? ये बहुत कैलकुलेशन का विषय है। मेरा जो गणित है वो कहता है कि रूस इस हमले की तैयारी पिछले तकरीबन 1 दशक से कर रहा था और पश्चिमी ताकतें इसको पहचान नहीं पाई। और इस समय में जो इन्होंने कहा कि हम रूस की कंपनियों के और रूस के बैंकों के जो 4 बड़े बैंक हैं उनके हम एसेट्स को फ्रीज कर देंगे, तो आप ध्यान रखिए कि कुछ साल पहले आईएमएफ ने ये चीन की करेंसी को भी डॉलर के बराबर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लागू कर दिया था दुनिया में, कि केवल डॉलर नहीं, चीन की करेंसी युआन पर भी देशों में व्यापार हो सकता है। अब रूस ने पिछले काफी सालों में 45 से 60% तक, जो सुनने में आ रहा है, अपना व्यापार चीन की करेंसी के थ्रू करना शुरू किया था। तो इनकी जितनी भी सैंक्शंस हैं उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात,
रूस एक दिन में 10 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का उत्पाद कर रहा है। अगर $10 एक बैरल पर बढ़ता है, केवल $10, जो कि बहुत सामान्य चीज है, तो रूस हर महीने में $3 बिलियन की कमाई करेगा। रूस के गोल्ड रिजर्व 2300 टन पे हैं। अगर थोड़ी भी कीमत पड़ती है तो रूस तकरीबन एक साल में $15 बिलियन अपने गोल्ड रिजर्व से उठाएंगे। तो रूस बड़े समय से इनकी तैयारी कर रहा है, और जितना अमेरिका कह रहा है कि हम रूस को स्कटल कर देंगे, रूस उतना स्कटल होगा नहीं। थोड़ा असर उनके व्यापार पर पड़ेगा, उनकी कुछ कंपनियों के कुछ एसेट फ्रीज होंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि रूस अपनी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह गंवा दे और युद्ध लड़ने में नाकाम हो जाए। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए कई समय से ये तैयारी भी कर रहा है, और अब वो पहले वाला रूस नहीं है जो कि जिसके टुकड़े हुए या जो अलग हुआ, सोवियत संघ जो है वो अलग हो गया, जिससे अब रूस में अगर प्रतिबंध लगते हैं तो परेशानी आए। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अनुपम जेटली आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देवानंद गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये भी। देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। लगातार 4 दिन से नजरें पूरे विश्व की यही कि अब आगे क्या होगा रूस और यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि यूक्रेन हालांकि इतना संपन्न देश रूस जैसा मजबूत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी भी सेना जो है लड़ रही है, और अब कई देश उसके साथ आ गए हैं। बातचीत की भी कहा जा रहा है कि रूस बातचीत के लिए तैयार है। क्या अब ये बातचीत होगी, और क्या अब बातचीत का कोई हल निकलेगा, या यही होगा कि रूस की सेना कीव को नियंत्रण में ले लेगी? जी, सबसे पहले कहा कि आपने पूछा कि क्या बातचीत होगी, तो मैं ये मानता हूं बातचीत एकमात्र किसी भी युद्ध को समाप्त करने का जरिया होता है, और वो सूनर और लेटर हमें इनको करनी पड़ेगी। पर दूसरी बात, जैसे आपने खुद ने ही सवाल में मुझसे पूछ लिया कि भाई रूस ने कीव को लेकर के ही वो दम लेगा, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे विचार है कि देखिए, रूस ने जो कार्रवाइयां की हैं वो बड़े सोच समझ के की हैं। अब कुछ देश उनके साथ आ रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं वैसे इंटरनेशनल ऑर्डर में ये जितने देश हैं सब नकली हैं, एंड दे आर ऑलवेज विद द पावर। वो कहते हैं माइट इज राइट इन जंगल, एंड एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर इज अ मैटर ऑफ अ जंगल ओनली। यूएन हैज नो वैल्यू। यूएन अपना रिजोल्यूशन पास कर देता है, वही आदमी इसको वीटो कर देता है। सो वेयर इज ए क्वेश्चन, वीटो, दीज पीपल ऑल हैव वीटो पावर इन देयर हैंड, ये करते रहे। दूसरी बात, रूस ने क्लियर कर दिया कि आई विल नॉट टॉक टू यू, बट फर्स्ट यू सरेंडर, एंड सरेंडर करके, जिससे कि रशिया डजंट वांट कोलैटरल डैमेज। अब वो रूस का फैसला जी आज करे कल करे, बिकॉज आई एम वेरी श्योर रूस ने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं अभी इसको खत्म करता हूं, तो he has a capability to finish within 12 to 15 hours. Within 12 hours, he can do that. उसमें कोई दो राय नहीं है। और मे बी दैट रशिया टेस्ट कर रहा है इन सबको कि भाई मेरे साथ वाले कौन है, मेरे अगेंस्ट वाले कौन है। तो पॉसिबली इट्स अ मैटर ऑफ अ बिगर स्ट्रेटेजी बाय रशिया। एंड एज फार एज दी यूएसए गोज, यूएस तो वैसे भी देखिए बाहर निकल गया, उसको पता है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। चीन रशिया के साथ खड़ा है, भारत रशिया के साथ खड़ा है, खड़ा भी नहीं है तो विरोध भी नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली खड़ा ही है। और पुतिन साहब आए थे, मैं 2-4 दिन पहले देख रहा था, लोग बात कह रहे थे कि पुतिन साहब हिंदुस्तान आए तो यहाँ कोई चाय पीने तो आए नहीं होंगे। एंड आई एम श्योर वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ रशिया, and we people have all our reasons to support Russia. That's immaterial. Now जो वहां की स्थिति है, देखिए नाटो इकट्ठा हो जाए, बात की बात कह दे, पर किसी में भी दम नहीं है कि रशियन सेना के ऊपर हवाई फायर कर सके। कि लोग कहते हैं वर्ल्ड वार होगा, अरे साहब वर्ल्ड वार तो तब होगा जब कोई उसके सामने ताकत होगी। आई एम श्योर रूस के सामने ना कोई इकोनॉमिक माइट है आज के दिन, जैसे अभी कर्नल जेटली साहब समझा रहे थे हम सबको कि अगर कॉस्ट बढ़ती है, सोने के भाव बढ़ते हैं, पेट्रोल के बढ़ते हैं, तो रशिया इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। एंड एनीवे साहब, मैं एक बात और आपसे रखना चाहूंगा, हमारा देखिए हम भारत है, अगर जैसे हमारी पार्लियामेंट ने कह रखा है, क्योंकि हमारी भावना पीओके हमारा है, तो अगर कल मोदी जी पीओके लेने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं मानता हूं देश उनके साथ रहता है। और इसी तरह रूस का जो यूक्रेन के खिलाफ जो कार्रवाई है,
दैट इज बिकॉज वो लोग उनके साथ हैं। एंड जो कहते हैं ना, पावर कम्स फ्रॉम द ट्रुथनेस ऑफ योर मिशन। और उनका सच्चाई है कि उनके यूएसएसआर के अमेरिका ने टुकड़े किए उनको कमजोर करने के लिए, और उसको तोड़ने का जो काम किया वो भी किया। तो दे आर वेरी क्लियर। तो मैं मानता हूँ लड़ाई जल्दी समाप्त होगी, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया ये कितने ही फुदकते रहे जिनको हम कहते हैं नाटो कहो या यूएस कहो, दे आर ऑल लायर्स। उन्होंने यूक्रेन को ऐसा फंसा के छोड़ दिया है कि ना तो यूक्रेन बेचारा किसी को बोल सकता। अब उसके पास एक ही चारा है कि भाई वो जाके पुतिन को बोल दे कि पुतिन साहब, लेट्स आई सरेंडर एंड प्लीज टेक केयर ऑफ आवर पीपल बिकॉज वी आर सेम। हम कुछ सालों पहले एक ही देश थे, एक ही संगठन का हिस्सा थे, तो चलो अब जीवन जीते हैं, नागरिकों का भला करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हैं, रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। डैम ध्वस्त होने से करना पड़ सकता है जल संकट का सामना, क्योंकि डैम ध्वस्त किया गया है। ये आपको बड़ी खबर बता रही हैं। रूसी सेना के हमले इतने तेज हो गए हैं और नॉर्थ क्रीमिया में रूस ने यूक्रेनी डैम को ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि अब ये डैम ध्वस्त हुआ है तो हो सकता है कि यूक्रेन को जल संकट का सामना करना पड़े। अब ये लगातार अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि रूस की सेना जो है अलग अलग जगह पर ये निशाने बना रही है। क्योंकि अभी हाल ही में ये भी आया था कि न्यूक्लियर कचरा जो है वहाँ पर भी ये मिसाइल दागी गई है। हालांकि उससे बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं, लेकिन जगह चुनी जा रही है और उन जगहों को चुनकर उनको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन ये किस तरह की रणनीति रूस की नजर आ रही है, क्योंकि अगर जैसा भी रक्षा विशेषज्ञ कह भी रहे थे और एक्सपर्ट मानते भी हैं कि रूस चाहे तो उसे बहुत कम समय लगेगा यूक्रेन पर अपने आप को कब्जा जमाने में, लेकिन रूस बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है। अब ये रणनीति ऐसे कि यूक्रेन को तो उसने अपने में मिलाना ही है, यानी कि जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था उसमें यूक्रेन भी रूस का ही पार्ट हुआ करता था, तो यूक्रेन को वो एक बार फिर से हासिल कर लेगा। लेकिन कौन कौन से देश उसके साथ हैं, कौन कौन से देश उसके साथ नहीं हैं, ये स्थिति भी वो साथ में लेके चल रहा है कि ये रणनीति साफ हो, ये स्थिति साफ हो कि कौन से देश जो है उसके दोस्त हैं और किनके साथ आगे आने वाले समय में उसको, चाहे वो परमाणु रिश्ते हो या हथियार को लेकर हो, वो सारे रिश्ते कायम रखने हैं।